नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में बृहस्पतिवार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और यूएनएससी के अन्य सदस्य को बाजरा से बने स्वादिष्ट लंच पर किया आमंत्रित। कहा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष में करने जा रहा है प्रवेश। मिलेट्स के अधिक उत्पादन, खपत और प्रचार के लिए एक मजबूत संदेश वैश्विक खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्थिरता को बढ़ाने में करेगा मदद। केंद्र सरकार ने कहा अनाज का पर्याप्त भंडार मौजूद। 1 जनवरी तक 138 LMT की सुरक्षित भंडारण की होती आवश्यकता। 12 दिसंबर तक करीब 182 लाख मीट्रिक टन गेहूं था उपलब्ध। सरकार ने कीमतों में वृद्धि रोकने के लिए उठाई कई कदम। दलहन उत्पादन को बढ़ाने में किसानों की मदद करेगी केंद्र सरकार। उपभोक्ता मामले विभाग ने दलहन संघों से बृहस्पतिवार को की मुलाकात। कहा दलहन के निर्बाध आयात के लिए आयातकों की जाएगी मदद ताकि उपभोक्ताओं को किफायती दर पर उपलब्ध कराई जा सके दाल। महाराष्ट्र में भारी बारिश से प्रभावित किसानों को प्रति हेक्टेयर 2 गुना मिलेगा मुआवजा। गुरुवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 222.32 करोड़ रुपए किए मंजूर। किसानों के बैंक खाते में भेजने के लिए मदद और पुनर्वास विभाग को दी स्वीकृति। संयुक्त राष्ट्र ने भारत सरकार के नमामि गंगे कार्यक्रम को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में किया शामिल। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक को कनाडा मॉन्ट्रियल में दिया गया प्रशासित पत्र। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा नमामि गंगे कार्यक्रम को अब संयुक्त राष्ट्र का समर्थन। जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने लोकसभा में बताया अब तक 11 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरेलू शौचालयों का किया जा चुका है निर्माण। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के अनुसार 95% से अधिक घरों में शौचालय की सुविधा। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बृहस्पतिवार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और यूएनएससी के अन्य सदस्यों को न्यूयॉर्क में बाजरा से बने स्वादिष्ट लंच पर आमंत्रित किया। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि हम 2023 के अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। मिलेट्स के अधिक उत्पादन, खपत और प्रचार के लिए एक मजबूत संदेश वैश्विक खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्थिरता को बढ़ाने में मदद करेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 में अपने 75वें सत्र में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत सरकार ने बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार कर लिया। खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 पोषण और स्वास्थ्य लाभों और प्रतिकूल और बदलती जलवायु परिस्थितियों में खेती के लिए उनकी जरूरत और जागरूकता बढ़ाने का अवसर होगा। ये वर्ष उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लिए नई स्थायी बाजार तो देगा ही, साथ ही बाजरा के स्थायी उत्पादन को भी बढ़ावा देगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और उसकी अन्य कल्याणकारी योजनाओं सहित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अतिरिक्त आवंटन की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार के केंद्रीय पूल में अनाज का पर्याप्त भंडार मौजूद है। 1 जनवरी 2023 तक लगभग 159 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपलब्ध हो जाएगा। नियमतः 1 जनवरी तक 138 LMT की सुरक्षित भंडारण की आवश्यकता होती है, जिसके मद्देनजर ये उससे काफी अधिक है। केंद्रीय पूल में 12 दिसंबर 2022 को लगभग 182 LMT गेहूं की उपलब्धता दर्ज की गई है। गेहूं के साथ अन्य जिन्सों की कीमतों पर भी नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर सुधारात्मक उपाय भी किए जा रहे हैं। भारत सरकार ने कीमतें बढ़ने से रोकने के लिए सक्रियता दिखाई है तथा 13 मई 2022 से प्रभावी होने वाले निर्यात नियमों को लागू कर दिया है। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की भी चावल को ध्यान में रखते हुए समीक्षा की गई है, जिससे केंद्रीय पूल में गेहूं का भंडारण पर्याप्त मात्रा में हो जाए।
ताकि कल्याणकारी योजनाओं की जरूरतों को पूरा किया जा सके। भारत सरकार ने इस वर्ष गेहूं के एमएसपी को बढ़ावा दिया है। अगले वर्ष गेहूं की खरीद अप्रैल 2023 से आरंभ होगी। शुरुआती मूल्यांकन के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में इस बार गेहूं की बुआई में भी काफी बढ़ोतरी देखी गई है। भारत सरकार ने सुनिश्चित किया है कि केंद्रीय पूल में अनाज की उपलब्धता पर्याप्त रूप से बनी रहे ताकि देश भर की सभी कल्याणकारी योजनाओं की जरूरतें पूरी की जा सकें तथा कीमतें भी नियंत्रित रहे। और केंद्र सरकार ने कहा कि ये दलहन उत्पादन को बढ़ाने में किसानों की मदद के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव रोहित कुमार सिंह ने दलहन संघों से बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में मुलाकात की। इस बैठक में उन्होंने कहा कि दलहन के निर्बाध आयात के लिए आयातकों की मदद की जाएगी ताकि उपभोक्ताओं को किफायती दर पर दाल उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष म्यांमार में आवश्यक उत्पादन बढ़ने से दलहन की वैश्विक उपलब्धता बेहतर होगी। उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव ने विशेषकर तूर, उड़द और मसूर दाल के घरेलू उत्पादन और आयात दोनों के महत्व को दोहराया। महाराष्ट्र में भारी बारिश से प्रभावित किसानों को प्रति हेक्टेयर 2 गुना मुआवजा राशि दी जाएगी। इसके लिए गुरुवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 222.32 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं और इस राशि को किसानों के बैंक खाते में भेजने के लिए मदद और पुनर्वास विभाग को स्वीकृति दे दी है। महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार के इस निर्णय से अब बारिश प्रभावित किसानों को 6,800 रुपए की जगह अब 13,600 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया जाएगा। इसी तरह बागवानी खेती के लिए अब 13,500 के स्थान पर 27,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा मिलेगा। साथ ही 12 फसलों के नुकसान पर 18,000 रुपए की जगह अब 36,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा मिलने वाला है। भारी बारिश से नुकसान होने पर पहले 2 हेक्टेयर तक की जमीन धारक को मुआवजा दिया जाता था, लेकिन राज्य सरकार ने अब 3 हेक्टेयर तक के जमीन धारकों को नुकसान का मुआवजा देने का निर्णय लिया है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत सरकार के नमामि गंगे कार्यक्रम को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक अशोक कुमार ने कनाडा में मॉन्ट्रियल में इस संबंध में प्रशासित पत्र प्राप्त किया। जल शक्ति मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नमामि गंगे को दुनिया के 70 देशों के ऐसी 150 से अधिक पहलों में से चुना गया है। मंत्रालय ने कहा कि नमामि गंगे कार्यक्रम को अब संयुक्त राष्ट्र का समर्थन, वित्त पोषण या तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त करने का पात्र हो जाएगा। जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में बताया कि 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत अब तक 11 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के निष्कर्षों के अनुसार 95% से अधिक घरों में शौचालय की सुविधा है। पटेल ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य वर्ष 2024-25 तक सभी गांवों को खुले में शौच मुक्त श्रेणी से खुले में शौच मुक्त प्लस श्रेणी में लाने का प्रावधान है। और केंद्र सरकार द्वारा देश में कृषि और किसानों के कल्याण और विकास के लिए कई सारी योजनाएं चलाई, जिनका फायदा अन्नदाता को मिल रहा है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि डिजिटल क्रांति के जरिए कृषि क्षेत्र का कायाकल्प हो रहा है। इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल से। भारत सरकार देश में कृषि विकास को गति देने के लिए लगातार काम कर रही है और बीते 8 साल का अपन रिकॉर्ड देखते हैं तो ये इसका जीता जागता उदाहरण और एक जीवंत प्रतिबिंब है। भारत सरकार के कृषि विकास कार्यों और डिजिटल एग्रीकल्चर के अलावा अन्य तरह के विकास कार्यों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल। सर, अगर बात करें बीते 8 साल की, 8 साल बेमिसाल, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है कृषि सेक्टर में? मैं अगर उसके एक हिस्से को देखूं, डिजिटल एग्रो मिशन, मैं इसको डिजिटल एग्रीकल्चर क्रांति मानता हूं और प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं कि हम वर्षों से, दशकों से मैं किसानों के लिए काम करता रहा। उसका समय बचाना, उसकी लूट बचाना, बिचौलियों को ख़त्म करना, ये डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का मतलब क्रांति का स्वरूप है। और मैं उसके बहुत सीधे उदाहरण आपको दे सकता हूँ। किसान बैंक में जाता था तो उसको 10 जगह पर अगर 5 बैंक है तो 5 के एनओसी चाहिए होते थे। अकाउंट को आधार से जोड़ा, बैंक में वो जाता है, बैंक का अधिकारी देखता है कि किसी बैंक में लोन नहीं है, उसको कहीं चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ी थी कि आपदा में उसके आकलन पर हमेशा विवाद रहा है
पटवारी राज कहिए, अफसर राज कहिए, जो होता रहा। लेकिन जो सैटेलाइट सर्वे में रकबे का आकलन ईमानदारी से, क्षतिपूर्ति का आकलन ईमानदारी से, अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसका स्थायी समाधान चंद घंटों में, तो ये उसके लिए बड़ी राहत है। तीसरी बात मैं कहता हूं कि जब कभी वो बाजार की बात करता था, हमेशा ये मानते थे कि किसान कम पढ़ा लिखा है, उसका तकनीक से वास्ता नहीं हो सकता। तकनीक से जोड़ने का काम अगर प्रधानमंत्री ने किया है तो इनाम मंडी उसका उदाहरण है। ये 1.25 करोड़ किसान उससे जुड़ गए। जो ट्रेडर थे उनकी संख्या भी 2 करोड़ से ऊपर है, और उसके बाद में लगभग 2.22 लाख करोड़ का उसमें व्यापार हो गया। तो ये अब जमाना निकल गया। यूथ को भी लगता है कि नहीं, हमें उसमें आना चाहिए। वही एफपीओ बनाकर आ रहा है, वही किसान का बेटा है, किसान के साथ जाता है। तो जितनी चाहे सॉइल टेस्टिंग हो, चाहे हमारी लैब्स हो, ये सब उसके प्रमाण है। ड्रोन, ये सब डिजिटल टेक्नोलॉजी की क्रांति का परिणाम है। और मैं मानता हूं कि ये ऐसी चीजें हैं जो आम आदमी तक पहुंचनी ही चाहिए। और जो इसका परिणाम अब साफ दिखने लगा है। निर्यात उसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि आज हम लगभग 4.25 लाख करोड़ का निर्यात करके हम अव्वल दर्जे पर, चीनी में हम नंबर 1 है, दूध में नंबर 1 हैं, चावल में तीसरे नंबर पर हैं। बाकी चीज अभी मोटे अनाज का वर्ष है अगला वर्ष, इसमें हम बाजार हमारे सामने है। हम उत्पादक, अच्छे उत्पादक हैं। 40% उत्पादन भारत करता है दुनिया का। हम उसमें अपना कारगर उपस्थिति दर्ज करेंगे। तो केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल, जिनका मानना है कि बीते 8 साल में केंद्र सरकार ने न केवल किसानों के लिए नई नई नीतियां और योजनाएं बनाई है, बल्कि जमीनी स्तर पर इनका क्रियान्वयन कर अन्नदाता को इनका लाभ देने का काम भी किया है। मेरे सहयोगी कैमरामैन सुमित के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। विविध संस्कृतियों वाले देश भारत में विभिन्न कलाओं और शिल्पों का वास है, जिनमें कई पीढ़ियों ने वर्षों से महारत हासिल कर रखी है। जीआई के वर्तमान संग्रह की संख्या बढ़ाते हुए असम के विख्यात गमोसा, तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम, लद्दाख के रक्त से खुबानी, महाराष्ट्र के अलीबाग सफेद प्याज को प्रतिष्ठित जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसी के साथ भारत के जीआई टैग की संख्या बढ़कर 432 तक पहुंच गई है। जीआई की अधिकतम संख्या वाले शीर्ष राज्य हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और केरल। और आइए बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो गुरुवार को अमरेली और सूरतगढ़ मंडी में कपास के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं धोराजी और राजकोट मंडी में कपास के भाव में नरमी रही, जबकि चोटिला मंडी में इस दौरान कपास के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की अमरेली मंडी में 14 दिसंबर को कपास का भाव था 8,695 रुपए। 15 दिसंबर को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 8,720 रुपए पर। वहीं राज्य की धोराजी मंडी में कपास के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 14 दिसंबर को कपास का भाव रहा 8,705 रुपए। 15 दिसंबर को उसके सौदे 125 रुपए लुढ़ककर 8,580 रुपए पर हुए। राजकोट मंडी में 14 दिसंबर को कपास का भाव रहा 8,750 रुपए। 15 दिसंबर को उसके सौदों में 75 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 8,675 रुपए। हालांकि चोटिला मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान कपास के भाव स्थिर रहे। यहां 14 और 15 दिसंबर को कपास 8,500 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान कपास के भाव में कुछ बढ़त देखने को मिली। 14 दिसंबर को यहां कपास का भाव था 8,750 रुपए। 15 दिसंबर को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 8,760 रुपए पर हुए। बात कपास की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान कपास की पैदावार में 29,87,000 गांठ की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक कपास की उपज साल 2022-23 के दौरान 3,41,90,000 गांठ होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3,12,03,000 गांठ रही थी। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो राजकोट और लिंगा सुगुर मंडी में अरहर के सौदे मजबूती के साथ हुए।
वहीं मथुरा मंडी में अरहर के भाव में नरमी रही, जबकि जंबूसर मंडी में इस दौरान अरहर के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 14 दिसंबर को अरहर का भाव रहा 5,800 रुपए। 15 दिसंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 5,800 रुपए पर बना रहा, जबकि राजकोट मंडी में अरहर के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 14 दिसंबर को अरहर का भाव था 6,500 रुपए। 15 दिसंबर को इसके सौदे 300 रुपए उछलकर 6,800 रुपए पर हुए। कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में 14 दिसंबर को अरहर का भाव था 7,350 रुपए। 15 दिसंबर को इसके सौदों में 200 रुपए की खासी तेजी देखने को मिली और भाव जा पहुंचा 7,550 रुपए पर। हालांकि उत्तर प्रदेश की मथुरा मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 14 दिसंबर को अरहर का भाव रहा 6,730 रुपए। 15 दिसंबर को इसके भाव में 20 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 6,710 रुपए। पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2022-23 के दौरान अरहर की उपज में 4,50,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान अरहर की उपज 38,90,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान अरहर की पैदावार 43,40,000 टन रही थी। अब बात करते हैं मौसमी खेती की और जानते हैं कि इस मौसम में कैसे रखें किसान अपनी खेती का ख्याल। असम के किसान इस समय बोरो धान की बुआई कर सकते हैं। अगर अच्छी पैदावार चाहते हैं तो बोरो 1, बोरो 2, दीनानाथ, स्वर्णाभ, कनकलता और KRH 2 जैसी उन्नत किस्में चुननी होंगी। इसके अलावा पहले से बोई बोरो धान में ब्लास्ट रोग दिखने पर एडिफेनफॉस का छिड़काव करें। असम में किसान चाय बागानों में इसी हफ्ते छटाई का काम पूरा कर लें। असम में इस मौसम में फूल गोभी, गोभी, ब्रोकली, बैंगन, मूली और बीन्स जैसी सब्जियों की समय समय पर सिंचाई करते रहें। असम के किसान आलू के रोगग्रस्त पौधों के हिस्सों को नष्ट कर दें। आलू की फसल को झुलसा रोग से बचाने के लिए वैज्ञानिक सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। असम में आलू को चींटी और दीमक से बचाने के लिए सरसों के तेल और दवाओं का स्प्रे किया जा सकता है। मेघालय में टमाटर की नर्सरी लगाने का समय चल रहा है। रॉकी, अर्का रक्षक, मेघा टमाटर 2, मेघा टमाटर 3 और अर्का अभेद जैसी किस्में यहाँ के लिए बेहतर रहेंगी। नर्सरी लगाने से पहले टमाटर की क्यारियों में गोबर की खाद डालें। नर्सरी में बीजों को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बोएं। मेघालय में अदरक और हल्दी की तैयार फसल की सिंचाई रोक दें और इनकी खुदाई की तैयारी करें। मेघालय में स्ट्रॉबेरी की फसल में धान की पुआल या फिर काली पॉलीथीन से क्यारियों में पलवार लगा दें। इसी तरह अनानास की क्यारियों में भी नमी बनाए रखने के लिए पलवार बिछा दें। मेघालय में ब्रोकली, पत्ता गोभी, फूल गोभी और लाई पत्ता की उन्नत किस्मों की नर्सरी लगाई जा सकती है। नर्सरी बोते समय 2 पौधों के बीच 5 सेंटीमीटर की दूरी रखें। इनकी बुआई से पहले नर्सरी की क्यारियों को गोबर की खाद से तैयार जरूर कर लें। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें।
ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में विजय दिवस के उपलक्ष्य पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विजय दिवस 16 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सेना की विजय की याद में हर साल मनाया जाता है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी और भारतीय नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमई ने विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और उनकी पार्टी भारत राष्ट्र समिति पर निशाना साधा। नड्डा ने केसीआर पर तेलंगाना जैसे समृद्ध राज्य को गरीब राज्य में बदलने और कर्ज में डूबने का आरोप लगाया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फिक्की के वार्षिक सम्मेलन और 95वें वार्षिक आम बैठक में शामिल हुई। इस सम्मेलन का विषय भारत एट 100 अमृतकाल सतत और समावेशी है। वित्त मंत्री ने कहा, G20 का उपयोग डिजिटल क्षमताओं के मामले में भारत की उपलब्धियों को दिखाने का एक बेहतर अवसर है। बिहार में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 50 हो गई है। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन आए दिन जहरीली देसी शराब से हो रही मौतों को लेकर सरकार सवालों के घेरे में है। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी बीजेपी लगातार नीतीश कुमार को घेर रही है और नीतीश कुमार से इस्तीफा भी मांग रही है। भारत ने गुरुवार को जमीन से जमीन पर मार करने की क्षमता वाली परमाणु संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का रात्रि प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया। अग्नि 5 5000 किलोमीटर तक सटीक मार करने की क्षमता रखती है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ राज्यसभा सांसद इलैयाराजा काशी तमिल संगमम में शामिल हुए। उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम में महादेव शिव के सम्मुख मंदिर के परिसर में अपनी कला का प्रदर्शन किया। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है और इसका उल्लंघन करने पर 200 रुपए के जुर्माने के साथ ये दंडनीय अपराध माना जाएगा। ये नियम अब सब लोगों पर लागू होगा, जिसमें डॉक्टर और हेल्थ केयर स्टाफ भी शामिल हैं। जेईई मेन 2023 के पहले सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभ्यर्थी अपना आवेदन 12 जनवरी तक ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। परीक्षाओं को 2 सत्रों में आयोजित किया जाएगा। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।